हमने इससे पिछले वीडियो में जो आरएसएस ने जातिगत जनगणना कराने की बात कबूल की, उसके मामले में बात की थी। राहुल गांधी तो बहुत टाइम से ये बात कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए और जिस जाति की जितनी गणना है, जितनी संख्या है, उसके मुताबिक जो है उसको सरकारी सेवाओं में, असेट्स में उसको उसकी इतनी भागीदारी होगी, हिस्सा होगा उसका। तो खैर वो तो बात की बात है। जहाँ तक ये जातिगत जनगणना का सवाल है, 1931 में अंग्रेज़ों के ज़माने में हुई थी। उसके बाद कभी उस ढंग से नहीं हुई विदाउट सेंसस, मगर जातियों का सेंसस जो है कराने की सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है एज पर लॉ, सेंसस एक्ट। मगर जातियों की जो है ये सर्वे होते रहे हैं और ये सरकार के पास सब डेटा है। 2011-12 में जब ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, सभी स्टेट्स गवर्नमेंट ने कराया था कि भाई वो सर्वे जो था कि किस जाति के कितने आदमी हैं, उनके पास कच्चा मकान है, पक्का मकान है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनका शिक्षा का स्तर क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है। ये सब बातों के सर्वे हैं और गवर्नमेंट के पास डेटा है, ऐसी बात नहीं है। तो ये तो हमेशा टाइम टू टाइम होते रहती हैं चीज़ें ये, और होनी भी चाहिए, सही जायज़ बात है। अब हम उसको सेंसस के साथ जोड़ रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, वो और ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव डेटा आ जाएगा। तो अब जैसे कर्नाटक में 2015 में हुआ था, अभी बिहार में तो जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दुनिया भर की मुकदमेबाजी के बाद जो था उन्होंने सर्वे कराया था बिहार गवर्नमेंट ने। बिहार में जातियों का और उसका जो है उन्होंने रिजर्वेशन का कोटा बढ़ा के 65% कर दिया, जिसको हाई कोर्ट ने जो है एक ऑर्डर पास किया, रिजेक्ट किया उसको, तो सुप्रीम कोर्ट में चली गई बिहार गवर्नमेंट, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट नहीं किया, उसको स्टे नहीं किया ऑर्डर को, हाई कोर्ट के ऑर्डर को। चलेगा, देखते हैं क्या होता। मगर जहाँ तक जाति की बात है, ये तो 2000 साल पुरानी बात है। जब से मनु संहिता बनी, ये मौर्य काल के बाद, जब अशोक जो था मौर्य वंश का राजा, उसके पोते का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी एक ब्राह्मण ने, और उसके बाद ये मनु स्मृति या मनु संहिता, आप कुछ भी कह लीजिए, बना। तो जातिवाद जो था वो वहाँ से जो है बहुत अपने शक्ल में आया, बहुत मजबूती से पकड़ा, और उसने ये भारतीय समाज को आज भी पकड़ा हुआ है, उसके गिरफ्त से बाहर नहीं आ रहा है। हालांकि जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा, शिक्षा बढ़ेगी, आस्ता आस्ता उसका असर, इफेक्टिवनेस है उसकी कम हो जाएगी। और अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त का ये फैसला दिया था, अपना एक सलाह दी थी कि भाई ये इसमें शेड्यूल कास्ट में या शेड्यूल ट्राइब में भी, अगर जो है दिल्ली में 16 जातियाँ हैं शेड्यूल कास्ट में, तो उसमें 2, 3, 4 जातियों को फ़ायदा मिला, बाकी 10, 12 जातियों को कोई फ़ायदा नहीं मिला। ना सरकारी नौकरियों में कॉर्पोरेशन का फ़ायदा मिला, ना उनको एजुकेशन में, स्कूलों में एडमिशन का कोई फ़ायदा हुआ। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, अच्छी बात है कि गवर्नमेंट के पास डेटा है कम्प्रीहेंसिव, तो उससे बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगी जो डाउन टू सोसाइटी है। और जिन जातियों को बेनिफिट नहीं मिला है पिछले जो जनवरी 2050 का नोटिफिकेशन शुरू हुआ था स्टेट वाइज, तो उसमें से जिन जातियों को उसके बावजूद 50 से लेके आज 74-75 साल हो गए फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये देखा जाए अति पिछड़ी है, इनको भी कुछ सरकारी जो सुविधाएं हैं उनका फ़ायदा हो सके, अच्छी बात है। अब आरएसएस ने भी इस बात को मान लिया, तो मैं समझता हूँ साल 6 महीने में, 2 साल में जब भी ये सेंसस होगा, वैसे 2011 में होना चाहिए था, जो कोविड की वजह से नहीं हो सका, पेंडेमिक की वजह से, तब हो जाएगा, तो उससे काफ़ी सुधार होगा। अब जहाँ तक ये जातियों का सवाल आता है, ये बहुत पुरानी है, और जो सनातन धर्म समाज है या हिंदू समाज है, वो इसके साथ साथ ही आगे बढ़ा है और जिया है। इसमें बहुत सी सामाजिक बुराइयाँ थी,
अच्छाई भी थी, बुराई भी थी, दोनों ही बातें थी। उसके बावजूद भी सब लोग जो है 2000 साल में आगे बढ़े, समाज भी बढ़ा है। बिना समाज के बढ़े तो कोई देश नहीं होता, समाज को मिला के देश बनता है। ये तो 200 साल पुराना ही कॉन्सेप्ट है ना, कंट्री का, नेशनहुड का। इससे पहले ये पासपोर्ट सिस्टम जो है ये 1914 में चालू हुआ था, आज समझे 110 साल हुए हैं। वीज़ा सिस्टम जो था 1943-44 में वही चालू हुआ था, तो इसको तो जो है तब 110 साल हुए वीज़ा सिस्टम को। उससे पहले आदमी जो कोई नेशन के बाउंड्री नहीं थे, कहीं आओ कोई कहीं जाओ, कोई रोक टोक नहीं थी। अब जो चीन का है, चीन का हिंदुस्तान का तो पहले जब तक की हिस्ट्री में कभी बॉर्डर फिक्स ही नहीं हुआ। पिछले 10,000 साल में कहा हुआ है, पहाड़ी है, चीन से आदमी आते थे, यहाँ से आदमी चले जाते। बौद्ध धर्म भी ऐसे ही गया। तो बॉर्डरों की जरूरत क्या है? अब जैसे यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने बॉर्डर को ख़त्म ही कर दिया। कोई किसी कंट्री से किसी कंट्री में जाए, कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। यूरोपियन यूनियन का एक वीज़ा है, मैं हिंदुस्तान से जाऊँ और एक वीज़ा लेके किसी भी यूनियन उसके यूरोपियन कंट्री में चला जाओ। यूरोपियन यूनियन के जो 24-25 कंट्री हैं, और वहाँ से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चला जाओ, कोई दूसरा वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो समाज हमेशा खुला रहा है, ओपननेस है, रिस्ट्रिक्शन नहीं रही है, इसमें होनी भी नहीं चाहिए। ऐसी जो जातियों का है, ये तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है, ये हुआ है। और अब ये सेंसस होगा, समाज में बहुत बड़ा बदलाव होगा। मगर इसके अंदर जो है एक चीज़ जो अहम है, अब हिंदुस्तान में आज भी 84-85% आबादी में है हिंदुओं की है, तो 14% मुसलमान, 14-15 मुसलमानों की है। अब जो ये पहले राम राज्य परिषद होती थी, जो कि 1957 का इलेक्शन आते आते ख़त्म हो गई, हिंदू महासभा होती थी, वो भी 1962 के इलेक्शन आते आते ख़त्म हो गई। इसको भी 99 साल हो गए आरएसएस को। इसका जो है इन्होंने जनसंघ बनाया था, अखिल भारतीय जनसंघ, और उसके बाद उसी को नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी कर दी। इसका वोटा है आरएसएस का, होल्डिंग कंपनी तो आरएसएस है। इसकी कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन संतरी बनेगा, ये तो डिसीजन जो आरएसएस करता है ना, बीजेपी को अथॉरिटी नहीं है इसके संतरी। तो ये सारी चीज़ें हैं, समाज में समरसता, आपसी मेल जोल, एक दूसरे की भलाई सोचना, और सब मिल के आगे बढ़े, तरक्की करें, यही होना चाहिए। मगर जो ये पिछले 99 साल 100 साल तकरीबन, इसमें जो नफरत की आंधी चलाई गई हिंदू मुसलमान को लेकर, पहले राम राज्य परिषद ने चलाई, वो नॉर्थ इंडिया तक थे, यूपी तक यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था। तो हिंदू महासभा सभा ने की, तो वो भी हिंदू महासभा खत्म, ऐसी अब आरएसएस कर रहा है। तो जो वो चीज़ आप नफरत की आंधी चलाएंगे, उसका अंत जल्दी है, उसके कोई सुखद परिणाम होते हैं, दुखद भी परिणाम होते हैं। अब आप गौरक्षा के नाम पे किसी मुसलमान को मार दो, क्या हो रहा है? आप अपने बच्चों को गौरक्षक बना रहे हैं, किसकी रक्षा कर रहे हैं? उनको पुलिस पकड़े बंद कर देती है। गुजरात में नरेंद्र मोदी और प्रवीण टोडिया जो हिंदू महासभा का था, वो क्या नाम इसका, ये विश्व हिंदू परिषद का, इन्होंने दंगे कराए 2002 में। 70-80 आदमी हिंदू जेल में गए, आदमी पड़े हुए जेलों में। मुसलमान भी गए, 8-10 आदमी जेल में पड़े हुए सड़ रहे हैं। तो इनको पॉलिटिकल अथॉरिटी गवर्नमेंट में पाने के लिए इन्होंने जो दंगे फसाद कराए, और फिर नरेंद्र मोदी से सीनियर था ये प्रवीण टोडिया, आपस में लड़ पड़े। 2014 में नरेंद्र मोदी ने उसके खिलाफ एफआईआर करा दी अपने सीनियर प्रचारक के खिलाफ। तो पॉलिटिक्स में पहले तो अपनों से लड़ना पड़ता है ना, अपोजिशन वाले तो बाद में लड़ोगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, सद्भावना को छोड़ के एक से खाली वोट की खातिर कि हमें सबके वोट मिल जाए। अरे भाई हिंदू तो सभी हैं, कौन हिंदू नहीं है?
सारी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता हिंदू है, कोई एक बीजेपी के थोड़ा और इनसे अच्छे हिंदू है। और ये दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, ये हनुमान भक्त है, ये हनुमान भक्त हिंदू नहीं है। कर्नाटक का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो भी हनुमान भक्त है, डी के शिव कुमार, तो क्या वो हिंदू नहीं है? फिर ऐसा जैसे कि इस्लाम में है, क्रिश्चियनिटी में है, क्रिश्चियनिटी में एक ईसा मसीह हो गई, एक उनकी बाइबल हो गई, एक किताब एक भगवान। इस्लाम में भी यही है, एक किताब अल्लाह और एक कुरान। मगर सनातन धर्म में आप पढ़िए महाभारत, मैंने तो बहुत साल हुए तब पढ़ी थी महाभारत। रामायण जो एक तुलसी के, तो उसको रामायण ही एक्चुअली तो हिंदू क्या नाम है ये उसका रामचरितमानस है, तुलसीदास के लिखी भी। हमारे घर में वही होती थी, मेरी माँ और मेरे पिताजी पढ़ते थे कभी कभार। मगर जो ये वाल्मीकि रामायण है, ये तो 1800 साल पुरानी लिखी हुई है। महाभारत भी उसी टाइम की है, जबकि बाइबल है उसी जमाने की है। उनका लिखने का पैटर्न एक है, कहानी में से कहानी। तो अगर इनको पढ़ के हम देखते हैं तो एक ही मैसेज निकलता है, एक ही शिक्षा मिलती है कि सबसे बराबरी, वसुदेव कुटुंबम, जो सनातन धर्म के सिद्धांत है कि पेड़ पक्षी, इंसान ही नहीं, पेड़ पक्षी जानवर और इंसान सब बंधु बांधव है, सबकी भलाई सोचो। ये सारा एक कुटुंब है, पूरा यूनिवर्स। ये पेड़ पौधे भी हमारे कुटुंब के हिस्से हैं, जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, झीलें हैं, शेर है, चीते है, मछली है, मगर सब जो है हमारे कुटुंब का हिस्सा है। अब हम बात तो करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, हमारे प्रधानमंत्री भी बार बार दूसरे कंट्री में जाते हैं, वहाँ यही बात करते हैं कि हमारी तो ये परंपरा है। और यहाँ तुम जो है उसको, वो गौ रक्षक जो है मुसलमान को मारते हैं। एक जो चमड़े का काम करते हैं, मर रहे जानवर से चमड़ी उतारने का, वो गौ रक्षक उसकी हत्या कर देते हैं। तो ये वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से हो गया? ये तो नहीं हुआ ना। फिर भी सबसे दुनिया का सबसे पहला धर्म है इंसानियत, इंसान। जब मैंने एक मेरी जो फ्रजाइल नेशन सोसाइटी किताब है, उसमें चैप्टर 4 है, वी गॉड एट विपाक्षी टेम्पल। तो भगवान मेरे पास रोते हुए आ गए थे। ये जब 2014 की बात है, 14 या 15 अगस्त की, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। वो कहते मैं बड़ा दुखी हूँ। मैं क्यों दुखी हूँ? कहते मैंने एक संसार बनाया, इन्होंने उसको टुकड़े टुकड़े कर अपने अपने कंट्री बना रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे कूट रहे हैं। मैंने एक धर्म बनाया इंसानियत, इन्होंने हजारों धर्म बना लिए, लाखों देवी देवता बना लिए और मार रहे हैं दूसरों को, एक कूट रहे हैं। चलते हुए मैं इनको कहा कि आशीर्वाद दिया, मैं यही ट्राई करी तुम्हारा कबीला बढ़े, तो फैमिली प्लानिंग करनी शुरू कर दी, बच्चे नहीं पैदा कर रहे या कम कर रहे हैं। तो मैं इस बात से दुखी हूँ। तो बताओ, मुझे कोई सलाह दो, आप कंसल्टेंट हो रिटायरमेंट के बाद, तो आप मुझे बताओ क्या करूँ मैं। अब मैं तो मुफ्त सलाह देता नहीं, कंसल्टेंट हूँ तो फीस लेता हूँ ना। मैं उससे फीस मांगी तो मैं बाकी दूसरों से ज़्यादा फीस लेता हूँ। तो या तो भगवान की जेब में पैसे नहीं थे या कम होंगे। उनका अच्छा मैं फिर कभी आऊँगा, मैं कहा जाना वहाँ पैसे लेकर आना जब भी आओ मेरे पास। तो आप वो मेरी किताब जो है फ्रजाइल नेशन सोसाइटी, आप किंडल ऐप डाउनलोड करें, मेरा नाम डालें में उसमें विष्णु कुमार अग्रवाल, और वो आ जाएगी किताब आपके पास, आप पढ़ लीजिए उसे। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो जो हम जो है जब इंसानियत छोड़ के हैवानियत पा जाते हैं, धर्म के नाम पे मारा मारी करते हैं, तो ऐसा नहीं है, हुआ नहीं है। अब ये ईसाइयों में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, उनमें बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। मुसलमानों में, इस्लाम में, एशिया सुन्नियों को लेकर बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। मगर सनातन धर्म में इस किस्म की आपसी लड़ाइयाँ हुई नहीं है।
हुई है, तो ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हुई है। जैसे मुझे याद, ये खजुराहो के जो मंदिर बने हुए हैं ये 6-7 सेंचुरी के हैं। कोणार्क का जो उड़ीसा में टेम्पल है वो भी उसी टाइम का है, जो गोसन टेम्पल बोलते हैं। वो भी मैंने देखा था, ये भी मैंने देखा था खजुराहो का टेम्पल भी, झांसी के पास है मध्य प्रदेश में। तो उस टाइम जो थे ये शिवाइट्स, जो शिव मत को मानने वाले हैं और जो विष्णु मत को मानने वाले हैं, उनमें आपसी लड़ाई हुई। तो बंगाल में एक चैतन्य महाप्रभु थे, उन्होंने कहा भाई शिव और विष्णु एक ही हैं, एक ही भगवान है, नाम दो हैं। तो इसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं है शिवाइट्स को और वैष्णवाइट्स को। तो मगर ऐसी कोई इक्का दुक्का जो 2-4 हुई हैं, मारा मारी हुई होगी, मैं नहीं कहता बिल्कुल नहीं हुई है, हुई है, जरूर हुई है। हाई कास्ट वालों ने लोअर कास्ट वालों पे जुल्म भी किया है। तो हाई कास्ट वालों ने कमी की है, जो मिडिल कास्ट वाले जो हैं, जो इंटरमीडिएट कास्ट हैं, जिनको आके ओबीसी कहते हैं, इन्होंने ज़्यादा की है। तो हाई कास्ट वाले डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है शेड्यूल कास्ट पे। और क्योंकि ये मिडिल कास्ट जो थी खेती से जुड़ी हुई थी, और ये शेड्यूल कास्ट जो थे खेतों में काम करते थे, दुधारू पशु का काम करते। इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है 30% तो जो है एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है ना। आजकल तो खेती नुकसान का सौदा है, खेती बाड़ी। एनिमल्स में दूध घी दही का जो फायदा, ये बिजनेस का फायदा है। तो औरतें जो है ज़्यादा इसी में लेके रहती हैं, गाय भैंस पालने का, पशुओं पालने का, भेड़ बकरी पालने का, यही काम करती हैं। आदमी तो उसको दूध को बेच के आने का, दुकान में पहुँचा के आने का काम करते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये जात बरादरी का, सबको जो सोसाइटी में डाउन ट्रोडन है, जिनको बेनिफिट नहीं मिला पिछले 75 साल में, ज़रूर जिसको अति पिछड़ा कह रहे हैं आजकल, ये कोशिश करनी चाहिए कि उनको भी कुछ बेनिफिट मिले। शेड्यूल कास्ट में भी जो हाई कास्ट है, मैंने तो देखा इनमें आपस में बहुत छुआछूत है। एक जाटव जो है चौहान, वो भंगी के साथ नहीं बैठ सकता, भंगी वो बैठेगा तो उठ के खड़ा हो जाएगा। जी मैंने जगतपुर गांव में देखी थी दिल्ली के। तो खैर छुआछूत तो अब बहुत कुछ तकरीबन ख़त्म ही हो गई है, थोड़ी बहुत होगी, कहीं होगी, इक्का दुक्का इलाके में आए कोई आइसोलेटेड केस होता होगा, मैं मोडलेस ख़त्म हो गई। अब कोई बस में ट्रैवल करता है, कोई नहीं पूछता भी थी सीट, साथ वाली सीट पे कौन कौन बैठा की जाती है, तो भंगी है। ट्रेन में सफ़र कर कोई नहीं पूछता, जिसने टिकट बुक कराया, पैसे दिए, टिकट खरीदा, वो बैठ गया जाकर सीट पे। कोई नहीं पूछता उसकी जाति जो है टिकट बुक करते हुए। हवाई जहाज का टिकट खरीदते वो कोई नहीं पूछते आपसे, आपकी सीट के ऊपर की जाति का आदमी बैठा हुआ है, शेड्यूल कास्ट है, हाई कास्ट का, लो कास्ट का, इंटरमीडिएट कास्ट का, जिसकी जेब में पैसे, जिसे टिकट खरीदा उसको कानूनी हक है कि हवाई जहाज वाले उसको लेके जाए, ट्रेन वाले भी जाए उसको लेके, कोई नहीं उतारता उसको, कोई धक्का देके नहीं उतारता, मैं तो शेड्यूल कास्ट है, तुम्हें साथ नहीं बैठ सकता ट्रेन में। तो ये कास्टिज्म आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहा है। कब हो रहा है? अभी ख़त्म तो नहीं हुआ है। शहरों में तो ख़त्म हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ख़त्म हो गया तकरीबन। तो मगर जैसी ये शिया सुन्नियों में लड़ाइयाँ हुई हैं, या कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में लड़ाइयाँ हुई हैं, हमारा बोल रही है खून खराबा हुआ है। हिंदुस्तान में, साउथ एशिया में, इनमें जातियों में इस किस्म की बातें नहीं हुई हैं। कोई एक्सेप्शन को छोड़ दिया, अपवाद है वो, ऐसा नहीं हुआ। वो आइसोलेटेड इंडिविजुअल केस हुआ होगा। अब लोग गौरक्षक मार रहे हैं मुसलमानों को, ये तो क्रिमिनल है, पकड़े जाएंगे, सजा भी भुगतेंगे। इनका कोई गौरक्षक से कोई ताल्लुकात नहीं, ना तो उन्होंने गाय पाल रखी है। अरे आप गऊ आपकी माता है, तो कोई अपनी माँ का दूध बेचता है क्या? ये सड़कों पे कूड़ा खाती रही हैं, गले में रस्सी बांध रखी है, क्योंकि अपनी माता के गले में रस्सी बांधता है, खुला छोड़ता है। तो जैसे आप माँ को पलंग पे सुलाती है, आपकी माँ ने आपको अपने साथ सुलाया,
आप भी गौ माता को अपने कमरे में सुलाओ, पलंग पे सुलाओ। तो जो माता को मानते हो तो गौ माता के नाम पे जो आप धर्म के नाम उसको गौ माता कह गए और एक इंसान की आप हत्या कर रहे हो। ये एक्चुअली ठग है, क्रिमिनल ठग। मामला पैसे का है, उगाही का, एक्सटॉर्शन। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये बिजनेस बन गया है, एक्सटॉर्शन, धर्म के नाम पर। बस सवाल ये है कि जो बीजेपी की और जो इनकी होल्डिंग कंपनी आरएस वो इन क्रिमिनल एलिमेंट को सपोर्ट करती है। इनके खिलाफ एक्शन नहीं होता है जहाँ जहाँ इनकी बीजेपी सरकार होती है, या होता है तो बहुत कच्चा मामला बनाया जाता है जिससे कि ये भरी हो जाए कोर्ट से। तो पुलिस पॉलिटिकल दबाव पे काम करती है, पुलिस इंडिपेंडेंट नहीं है हिंदुस्तान की। तो ये तो अच्छी बात है कि साउथ एशिया में जात बरादरी को लेके कोई मारा मारी नहीं, हिंसा नहीं हुई। करबला की लड़ाई के बाद शिया सुन्नी बट गए, इस्लाम में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, आज भी हो रही हैं शिया सुन्नियों में। ईसाइयों में तो ख़त्म ही हो गई हैं तकरीबन। यूरोप में 2 वर्ल्ड वार के बाद उन्होंने देखा लड़ाई का क्या नुकसान होता है, क्या नतीजा निकलता है। तो अब वो कोई लड़ना नहीं चाहता यूरोप में। कुछ चीज़ें होती हैं, सब सुधार होता है इसमें। वेस्ट एशिया में, मिडिल एशिया में भी सुधार होगा, जो बहुत आदमी मर रहे हैं। क्योंकि कोई भी आदमी लड़ाई में नुकसान ही नुकसान होता है ना, दोनों लड़ने वालों का। फायदा किसका होता है? किसी का नहीं होता। और आज मनी मैटर्स मोस्ट। कोई जातियाँ हैं, अब ये तकरीबन यहाँ पे 3,500 जातियाँ हैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक। अब क्योंकि जो 1931 में हुआ था तो उसका पाकिस्तान जो था वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, जो बांग्लादेश था वो भी हिस्सा था। अब पता नहीं कितनी जातियाँ जो उसमें चली गई पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में कितनी जातियाँ इस पाकिस्तान बांग्लादेश में चली गई। तो अगर जो 3,500 जातियाँ होंगी, शायद बहुत सी उस टाइम 1931 में सब जातियाँ काउंट भी नहीं हो पाई हों, तो 3,500 के आसपास ही होंगी। अच्छा है इनकी गिनती हो जाए। इसमें जो ज़्यादा पिछड़े हुए हैं उनको पहले फ़ायदा देने की कोशिश किया, जिससे वो भी समाज में ऊपर उठ सकें, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली अगर जो उठ जाएंगे तो इकोनॉमिकल तो अपना उठ जाएंगे। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक गधे में और इंसान में जो फ़र्क है उसे एजुकेशन का है, शिक्षा। तो ये जातिवाद ये ख़त्म होने नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं ये बात निश्चित है, अगर हम पिछले 2000 साल की हिस्ट्री देखते हैं, अब खैर वो तो बहुत मुश्किल है उसका, क्योंकि कभी हिस्ट्री में इस किस्म की चीज़ें सोशल जो डिस्पैरिटी होती है और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो राजाओं की लड़ाइयाँ होती हैं, बादशाहों की लड़ाइयाँ होती हैं, उनका जिक्र होता है हिस्ट्री में। इकोनॉमी का भी बहुत कम इफेक्ट जिक्र होता है हिस्ट्री में, क्योंकि इकोनॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोसाइटी के डेवलपमेंट में। फौज रखोगे तो फौज के देंगे, तनख्वाह भी तो चाहिए ना, पैसे भी तो चाहिए, उसके बाद आप फौज नहीं रख सकते। तो इकोनॉमी भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, अब वो है, आज भी है। तो इनको जो लोअर कास्ट के आदमी हैं, इनको भी जो अति पिछड़े हैं, एक्चुअली इनको मैं ये समझता हूँ इनको कुछ एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट की फर्ज है ये, या ड्यूटी समझ लीजिए कि जो अति पिछड़े हैं इनको समाज में कुछ ऊपर उठाने के लिए कोशिश की जाए, और उसके लिए सेंसस होना, कास्ट बेस्ड सेंसस होना एसेंशियल है, बेसिक है, इम्परेटिव, अनअवॉइडेबल है डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो मैं समझता हूँ अच्छी बात हो रही है जो हो रहा है। आस्ता आस्ता सब पॉलिटिकल पार्टी, अब राहुल गांधी तो इस बात के लिए बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं। वो तो इंदिरा गांधी जो कहा था कि दूरदृष्टि पक्का रहा था, और राहुल गांधी बिल्कुल अपनी दादी पर अमल कर रहे हैं कि थिंक लॉन्ग और पक्का इंटेंशन,
लग जाओ उसके पीछे। तो आज आस्ता आस्ता सब जो है, अब वो जो कहे कि जिसकी जितनी आबादी उसको उसका उतना हिस्सा इकोनॉमिक में। हालांकि उसको बराबर करना तो बहुत मुश्किल होगा, उसका उतना हिस्सा देना तो मुश्किल होगा, नामुमकिन तो नहीं है। थोड़े बहुत टाइम के बाद, जैसे 75 साल ये चलता रहा है रिवोल्यूशन का सिस्टम, हो सकता है अगले 50-60-100 हो जाए इकोनॉमिक सिस्टम। उतनी ग्रोथ मुझे तो मुश्किल लगती है, शायद ज़्यादा टाइम लग जाए। तो इनको कुछ देने की ज़रूरत है और एक्स्ट्रा वर्ड्स करने की ज़रूरत है। जैसे ग्रेस मार्क्स दे होते हैं ना, तो इनको थोड़े ग्रेस मार्क्स दे के उसी किस्म का बेनिफिट जो है, जो अति पिछड़े हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड हैं, समाज के गिरे हुए हैं, उनके लिए होना चाहिए। अच्छी बात है राहुल गांधी कह रहे हैं, तो एक्चुअली वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स को लीड कर दिया। जैसे एक टाइम अरविंद केजरीवाल आए थे पॉलिटिक्स में, उन्होंने कहा था कि मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया, मैं पॉलिटिक्स को बदलने आ रहा हूँ, और कामयाब हुए। कि भाई जब एक मिनिस्टर को 3000 यूनिट बिजली इस्तेमाल करे, पेट्रोल मुक्त सरकार से पेंशन है, तो उन्होंने कहा भाई इसको एक आम आदमी को 200-300 यूनिट बिजली इसको भी मुफ्त दे दो, इसको भी 2000 लीटर पानी मुफ्त दे दो। एक मिनिस्टर, एक एमएलए, एमपी है, उसको सरकार दे रही है, तो इसको देने में क्या नुकसान है। और वो जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स तो इसने अरविंद केजरीवाल ने चालू किया था, आस्ता आस्ता 2024 के इलेक्शन आते आते, इससे पहले ही स्टेट्स के भी इलेक्शंस हुए थे, जैसे कर्नाटका में हुआ था और दूसरे स्टेट्स में हुआ, पंजाब में हुए। उन्होंने सब ने अरविंद केजरीवाल का जो ये फार्मूला था, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स था कि आम आदमी पार्टी को भी 200-300 यूनिट, 200 यूनिट या 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दो, 1500-2000 लीटर पानी मुफ्त दे दो। तो क्या बड़ी अच्छी बात है सारी पार्टियों ने। तो यानी कि हमारी सोसाइटी में जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये चेंज होते हैं और सुधार होता है। अच्छा किया अरविंद केजरीवाल ने जो किया, सारी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको अडॉप्ट कर लिया, तो अच्छा ही वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज कर दिया अरविंद केजरीवाल ने पूरे हिंदुस्तान का। और अब जो राहुल गांधी कर रहा है, ये भी यंग आदमी है कि भाई आबादी में सबकी जनगणना हो, कास्ट बेस्ड सेंसस हो, और जिसकी जितनी संख्या उसके उतने हिस्सेदारी। तो ये भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में चेंज है। मैं देख रहा हूँ कि पिछले, अगर जो मैंने 71 से आज तकरीबन 52-53 साल हुए, मैं 82 साल के एंटर कर रहा हूँ एज में, तो जो मैंने पिछले 50-55 साल में देखा कि हिंदुस्तान के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में पहला चेंज तो मॉडर्न टाइम्स में एक केजरीवाल रहा। माई रिगार्ड्स एंड थैंक्स टू हिम। ये सबको, हाँ कुछ आदमी जैसे रईस आदमी, मुझे से आदमी, मुझे क्या जरूरत है 200-300 बिजली मुफ्त की, मुझसे तो तुम दुगने पैसे ले और मुझे बतरी पेंशन मिल रही है, ना मुझे पानी की जरूरत है खुद की। तो मुझे क्या करना है, वो सपोज मैंने निकाल लिया, फॉर्म निकाल लिया, इसको फिलअप कर दो। तो जब मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए गवर्नमेंट की, तो मैं जहाँ किराए के मकान में रहता हूँ उसमें दिल्ली में आजकल, तो मैंने अपने मकान मकान को फॉर्म लिया, मैं भर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। वो कहता है राजा साहब आपका तो कुछ पता नहीं, आप कब तक रहोगे, ये हमारी सब्सिडी खत्म हो जाएगी। मैं अच्छा, मैं मुझे पानी चाहिए मुफ्त, बिजली चाहिए मुफ्त। तो बहुत से आदमियों ने भरे ऐसी गैस के सिलेंडर से। तो मेरे घर पर तो गैस लग गई थी पाइपलाइन की दिल्ली में, यहाँ पे भी किराए के मकान में पाइपलाइन लगी हुई है गैस की। तो मुझे तो गैस की सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है। और मैंने देखा मेरे बेटे ने बंगलौर में
उसने सरेंडर कर दिया था, फॉर्म फिलअप कर दिया था कि मुझे गैस की सब्सिडी नहीं चाहिए, तो गरीब आदमी को नहीं है, उसको क्या जरूरत है। तो जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है वो मुझे नहीं चाहिए, मैं वॉलंटरी छोड़ दिया, मेरे बेटे ने भी छोड़ दी। तो ये जो छोड़ दी हम जैसे आदमी ने जिनको ज़रूरत नहीं है, मगर जो बहुत अति पिछड़े हैं, जो बहुत ज़्यादा नीडी है, उनको दे दो, बल्कि उनको डबल दे दो। उनको दो 300 यूनिट की 50 यूनिट दे दो, 500 लीटर दे दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूरत है, तो जो नीडी है उसको दो। तो ये जो है पॉलिसी तो एक ही, ये अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छी पॉलिसी लाई। रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी चेंज था पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इंडिया के, जिसको आस्ता आस्ता 6-7 साल में सब पॉलिटिकल पार्टियों ने अडॉप्ट कर लिया। अब तक भी सारे स्टेट्स में जो है हिंदुस्तान की, चाहे बीजेपी रूल्ड स्टेट है, चाहे कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, आम आदमी पार्टी रूल्ड स्टेट है, सब में कहीं 200 यूनिट का, कहीं 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है। स्कूल की दूसरी चीज केजरीवाल कहा था कि हेल्थ और एजुकेशन, भाई हेल्थ होगी तो ही कब पढ़े लिखेगा, एजुकेशन तब भी मिलेगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले। तो ये दिल्ली सरकार और उनके पंजाब में भी सरकार है, ये हेल्थ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हॉस्पिटल अच्छे होंगे, स्कूलों के भी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। सब पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए, ऐसा नहीं उन्होंने नहीं की है, बस कर नहीं पाए, बहुत से फैक्टर्स हैं। मैं ये अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है फोकस्ड है। जब कोई समस्या भयानक होती है तो उसको सुलझाने के लिए फोकस करना पड़ता है, उसको आइडेंटिफाई करो और फोकस करो, उसको सुधार करने और उसके लिए रिसोर्सेज मोबिलाइज करो टारगेट हिटिंग के लिए। तो पॉलिटिकल रिसोर्स ये होना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल ने ये काम तो बड़ा अच्छा किया, और क्योंकि अच्छी चीज़ थी तो बाकी सब पार्टियों ने भी मान लिया, अभी इलेक्शन जीतना है तो करना पड़ेगा। तो अब ये राहुल गांधी, ये भी यंग आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, इसने जो कहा है बड़ी अच्छी बात की है। अभी जब ये जातिगत जनगणना होगी, उसमें कोई इकोनॉमिक सर्वे भी हो जाएगा हाथ हाथ, एजुकेशन सर्वे भी हो जाएगा हाथ हाथ, डेटा में आ जाएगा, तो पता चलेगा कि भाई इसमें अति पिछड़ा कौन है, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली। तो फिर टारगेट, जब आपको बीमारी का पता चल गया तो ही आप इलाज करोगे, पहले बीमारी तो डायग्नोस करो, फिर दवा होगा, इलाज होगा। तो इस सेंसस से अब ये 2024 में तो चांस कम है, लगता है 2000 हो भी सकता है, 2025 में तो हो जाएगा। तो ये जो है, जो टारगेटिक फोकस अटैक जो है प्रॉब्लम के ऊपर रिफॉर्म, तो ये जो है राहुल गांधी का, इसको क्रेडिट देना पड़ेगा। हो सकता है इसकी पार्टी में भी बहुत से आदमी इसके खिलाफ हो, क्योंकि जो लड्डू खा रहे हैं इसकी पार्टी में, किसी भी पार्टी में हो, उनके हाथ से लड्डू जाएगा तो चीख पुकार तो करेंगे ना, तो पॉलिटिकल लॉस हो सकता है। उस पॉलिटिकल लॉस को बर्दाश्त करने का जिगर होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। और राहुल गांधी ने कहा कि मैं पॉलिटिकल लॉस भुगतने के लिए तैयार हूँ, मैं जातिगत जनगणना करा के छोड़ूंगा। अब जो है 2 तारीख को आरएसएस ने भी ये बात मान ली, माननी पड़ेगी, उसने कोई आसानी से नहीं मानी है, मजबूरी में मानी है कि जो 2024 इलेक्शन हार रहे हैं। क्योंकि ये जो थी बेरोजगारी का मतलब इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, और ये
जाति कंट्रोल करने वाला है। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, बेरोजगारी। अब तो इसके लिए अब जो मैंने पहले भी कहा था एक वीडियो में कि जो 23-24 का इकोनॉमिक सर्वे आया था, जो बजट से पहले हमेशा पार्लियामेंट पेश होता, मैंने उसको डिटेल में पढ़ा था। तो उसमें यह बात आई कि अब हिंदुस्तान का शेयर मार्केट बहुत ऊंचाई पे चल रहा है। तो क्यों चल रहा है कि जो यूक्रेन वार के बाद जो है और जो पेंडेमिक के बाद जो है सारे कंट्रीज में इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आ गई है। अब जो मनी है वो वहाँ जाती है जहाँ उसकी मैक्सिमम ग्रोथ होती है। वहाँ पे ऑलरेडी वो डेवलप्ड सोसाइटीज है, इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। हिंदुस्तान की इकोनॉमिक डेवलप्ड नहीं है, तो वो मनी जो है ड्रेन हो रही है इनसाइड इंडिया। अब वो शेयर मार्केट में और कंपनियों में जा रही है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट होने के चांस हैं। मैं उसके लिए दूसरी चीज़ें, आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का ज़माना है। टेक्नोलॉजी का तो जब स्टीम इंजन आया था तब से चालू हो गया था। स्टीम इंजन आया, फिर इंटरनल कंजप्शन इंजन आ गए पेट्रोल से चलने वाले। फिर ये 1956 में जो थे जेट इंजन डेवलप हो गया। इसने ट्रांसपोर्टेशन का मूवमेंट का वो सब चेंज कर दिया वर्ल्ड का गवर्नमेंट। जो 6 दिन में पहुंचते थे लंदन से न्यूयॉर्क, वो 6 घंटे में पहुंचने लगे जेट इंजन के डेवलपमेंट के बाद। वो बहुत बड़ा चेंज था। मैं समझता हूँ अगर जो पिछले 200 साल का देखें तो ये स्टीम इंजन के बाद इलेक्ट्रिसिटी का जो इन्वेंशन हुआ और डेवलपमेंट हुआ, तो फर्स्ट रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में स्टीम इंजन को समझता हूँ। दूसरा मैं समझता हूँ इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, पावर। और उसकी शक्लें बदल रही है। पहले कोल बेस्ड था, फिर ये न्यूक्लियर बेस भी आया, थोड़ा बहुत ही आया, वो ज़्यादा नहीं आया। फिर ये डीजल गैस बेस भी आए, और अब जो है ये सोलर पावर और विंड पावर, क्योंकि इसमें कहीं पोल्यूशन नहीं हो रहा, बाकी सब में पोल्यूशन है। और न्यूक्लियर में डेंजर है, कहीं लीक हो गया न्यूक्लियर मेटेरियल, आइसोटोप्स, वो डेंजरस है। इसमें कोई डेंजर नहीं है। जो मैंने अपनी किताब स्मार्ट सिटीज एंड विलेजेस में फ्यूचर सिविलाइजेशंस, किंडल की मेरी किताब है, जो मैंने पेंडेमिक के टाइम में लिखी थी और पब्लिश हुई थी। उसमें मैंने कहा जो फ्यूचर जो है वो सोलर एनर्जी, सोलर पैनल से, और विंड पावर, कहीं कहीं वो नेचुरल थर्मल होते स्प्रिंग्स उसमें, या समुद्र में टाइडल पावर भी इस्तेमाल हो सकती है। वो सारी दुनिया में जो सूरज है, सनलाइट, वो चीप भी है। और क्योंकि ये लोकल उसमें सप्लाई यूनिट हर गांव का अपना एक ग्रिड बन जाए, तो उसमें ट्रांसमिशन लाइन की ज़रूरत नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो इकोनॉमी जो हाई कॉस्ट ग्रोथ की जगह वो लो कॉस्ट आ जाएगी। इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। तो मैंने अपनी किताब में इसको बड़ा डिटेल किया था उसमें। तो जो रीडेवलपमेंट ऑफ विलेजेस वाले चैप्टर में, जो चैप्टर 5 है, आप किंडल का ऐप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये विंड पावर ये भी मुफ्त है, सोलर भी मुफ्त है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट शुरू में लगाने के लिए पैनल, सोलर पैनल लगाने के वही इन्वेस्टमेंट है। बाकी उसके बाद क्या है, कोई भी आठ अपने घर की छत पर लगा सकता है, अन्य कप अपने कंजम्पशन के लिए मिल जाएगा उसको। लोकल खुद ही प्रोड्यूसर और खुद ही कंज्यूमर। और गवर्नमेंट आकर तो सब्सिडी भी बहुत दे रही है, 25-30% की सारी स्टेट्स गवर्नमेंट दे रही है सोलर पे पैनल लगाने पे। जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं। टाटा जैसे बड़े इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट हाउस है,
वो भी सोलर पैनल लगा रहा है और सोलर का ना वाटर हीटर लगा रहा है छतों पे, मुफ्त का गर्म पानी। शुरू में तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तो सोसाइटी बदली है, हमेशा बदलेगी। अब इससे जो आपका इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल सेविंग्स होंगी, तो जो सोसाइटी में जो टाउन ट्रोडन है बिल्कुल बॉटम के, उनको हम कुछ मदद कर सकते हैं और सरकार जो है उनकी कुछ मदद कर सकती है। उस जो सरप्लस पैसा होगा करना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी आज जो है, बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एटीएम के मशीन से बाहर निकाल लो, जगह जगह लगे हुए। तो एम्प्लॉइज की भी ज़रूरत कम हो गई। अब ये ऑटोमेशन हुआ, रोबोट्स आ गई। जहाँ 100 इंजीनियर होते थे वहाँ 2 इंजीनियर कार के असेंबली प्लांट में, इंजीनियर्स की कम हो गई। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो जो कोडर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर जिनको बोलते हैं, शायद इनकी भी ज़रूरत बहुत कम हो जाएगी। मगर एम्प्लॉयमेंट के रास्ते, क्योंकि उसको डेवलप करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या रोबोट को डेवलप, उसका डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट में और मैन्युफैक्चर में, उसमें तो ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए ही ना। एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हाईली स्किल्ड होंगे वो। मगर ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए भी हाईली स्किल्ड आदमी। रोबोट्स का आर्टिफिशियल जो रिपीटेड फंक्शन हो उसका आप रोबोट से कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो चीज़ है जो रिपीटेड फंक्शन है, हमने उसमें फिट कर दिया सिस्टम में, तो वो वही रूल दे देंगे। जैसे आज मैं कोई लॉ की किताब है उसमें डालता हूँ अपने गूगल पे, तो आ जाता है कोई लॉ बुक जो है। कोई हिस्ट्रिकल फिगर का मुझे देखना हो, कोई इंटर एग्रीमेंट देखना हो कि 2 किंगडम के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ, वो सारा गूगल पे अवेलेबल है। सारी बुक्स अवेलेबल है गूगल पे, तो किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। सस्ता काम है, मुफ्त में हो जाता है काम गूगल में। तो टेक्नोलॉजी तो आती है, बड़े बड़े क्लासिक मैं देख रहा हूँ, इसके ऊपर अवेलेबल है, बुक्स है, हिस्ट्री, लॉ, इकोनॉमिक, सिर्फ सब पे अवेलेबल है। तो ये अच्छी बात है, सोसाइटी ने डेवलप किया है। मगर जो समर्थ है, जो कैपेबल है, वो तो अपना कर ही लेगा, कोई सब जुगाड़ लगा है। जो इनकैपेबल है, हैंडीकैप है, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, उसकी मदद करने की ज़रूरत है। और उसकी मदद ही इंसानियत है, यही धर्म है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, यही धर्म है। और सब धर्मों में यही कहा गया, जो अनाथ है, हैंडीकैप है, उसको मदद की जरूरत है, उसकी मदद करो, यही धर्म है। तो ये जातियाँ जो है, ये कोई बुराई नहीं है। हाँ, अनटचेबिलिटी बुराई है, छुआछूत बुराई है, इविल है, नहीं होनी चाहिए। और बहुत कुछ तो ख़त्म ही हो गई है। वो थोड़े बहुत आइसोलेटेड इलाके में वहाँ तो हो सकता है कुछ हो, मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। मैं बाहर में पढ़ता रहता हूँ, तमिलनाडु वगैरह में कभी कभार ऐसी एक आध दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, अदरवाइज वो नहीं है। सोसाइटी हमेशा बड़ी प्रोग्रेसिव रही है, आगे भी प्रोग्रेस रहेगी, तरक्की करेगी। मैं तो यही सोचता हूँ। सो धन्यवाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।